हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेजॉन क्लासेस के इस चैनल के ऊपर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पहले कवर ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि वो टॉपिक ज़्यादा इजी था एंड स्टूडेंट जैसे 11th से 12th में माइग्रेट होते हैं वो टॉपिक समझने के लिए थोड़ा आसान होता है एंड स्कोरिंग भी है। ऑब्वियसली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की वेटेज 10 से 12 नंबर की है आउट ऑफ योर 80 मार्क्स, तो बहुत अच्छी खासी वेटेज है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन का ब्रीफ आइडिया आपको है क्योंकि ये वाला टॉपिक आप 11th क्लास में भी डेफिनेटली कर चुके हो। तो जो हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को क्विकली रन अप कर लूंगा क्योंकि ये चीज़ आपने 11th क्लास में ऑलरेडी कर रखी है। क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नई नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, क्विकली कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो आपका टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार 11th क्लास का सेट थ्योरी एंड रिलेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि आपको यहाँ पे चीजें अच्छे से समझ आए। यहाँ भी हम वैसे तो स्टार्टिंग से ही इंट्रोडक्शन करेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा चीजें जल्दी चलने की वजह से मे बी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गैप रह जाए। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर होता है कुछ इस तरीके का पेयर जिसके अंदर दो एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं, दो एलिमेंट आपस में पेयर्ड अप होते हैं, दो एलिमेंट का एक ग्रुप होता है। इसमें और इस चीज में बहुत फर्क है। ये वाली चीज बेसिकली क्या है, एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी। ये वाली चीज क्या है, एक पेयर है ए बी। ऑर्डर्ड पेयर इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर का मतलब ए बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी ए। ये ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, यूजुअली हो भी सकते हैं। होने की कंडीशन क्या है, अगर मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू एक्स, एंड इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, एंड बी इज इक्वल टू वाई। अगर ए इज इक्वल टू एक्स है, बी इज इक्वल टू वाई है, तभी ये वाला पेयर इस पेयर के इक्वल होगा। आगे से हम जब भी बात करेंगे, अगर मैं पेयर भी बोलता हूं तो उसका ऑब्वियस मतलब है कि हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की ही बात कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक पेयर है और इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो दो एलिमेंट्स है ए और बी, उनके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। उनके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, ए और बी बी ए के बराबर नहीं है। आप ये वाली चीज नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इसी का दूसरा नाम है। मोस्टली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। कभी कभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला वर्ड भी दिख जाएगा। देखो, अगर कोई दो सेट है, ए सेट एंड बी सेट, इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इंटू बी। ए मल्टीप्लाइड बाई बी, बेसिकली ए इज प्रोडक्ट विथ बी। तो इसको प्रोडक्ट करते कैसे, ऑर्डर्ड पेयर का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या लिंक है, ये वाली चीज समझ लेते हैं। मान लो आपके ए सेट के अंदर दो एलिमेंट है 1 एंड 2, बी सेट के अंदर आपके दो एलिमेंट है पी एंड क्यू। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं। ए क्रॉस बी आएगा आपका, इसके साथ पेयर बनेगा, 1 का पेयर बनेगा पी के साथ। क्योंकि आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 पी जो है पी 1 से अलग होगा। 1 कोमा पी इज नॉट इक्वल टू पी कोमा 1। तो यहां पे आ गया 1 कोमा पी। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 1 कोमा क्यू। नेक्स्ट पेयर 2 कोमा पी। नेक्स्ट पेयर 2 कोमा क्यू। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। इसके अंदर दो एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 इंटू 2 4 पेयर आएंगे। ये वाली आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में नोट कर लीजिए। इफ प्रॉपर्टी नंबर 1 है बेसिकली ये, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए into number of elements in B, which is equal to P into Q
पी क्यू। तो ये वाली चीज आप बेशक नोट कर लीजिए। अगर किसी सेट के अंदर पी एलिमेंट है और उस सेट को आप किसी दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट होने के बाद सेट आएगा उसके अंदर पी क्यू एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। एक एलिमेंट का मतलब है एक पेयर, एक एलिमेंट का मतलब है एक पेयर। पी क्यू एलिमेंट्स का मतलब पी क्यू पेयर। यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स का मतलब 4 पेयर, पेयर नंबर 1 2 3 एंड 4। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट की और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, ए और बी, वो एक पेयर बनेगा बेसिकली। इसके अंदर जो पेयर का पहला एलिमेंट है वो ए सेट से आएगा, पेयर का दूसरा एलिमेंट वो बी सेट से आएगा, तभी आपने उसको ए क्रॉस बी लिखा है। यूजुअली प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्या है? जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता। अगर है, इफ ए क्रॉस बी is equal to b cross a, this will imply a is equal to b। अगर a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल आ गया, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब a सेट और b सेट सेम होंगे। अगर a सेट और b सेट के अंदर एक भी एलिमेंट का फर्क है तो a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं आएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। a सेट ले लिया, मान लो आपने 1 2, b सेट ले लिया, आप खाली एक एलिमेंट अलग ले लो, 1 2 3 है ना, आपने इस तरीके से ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी आपने निकाला, थोड़ा क्विकली कर रहा हूं मैं। 1 1, नेक्स्ट पेयर आएगा 1 के साथ 2, फिर आएगा 1 के साथ 3, फिर आएगा 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 एंड 2 के साथ 3। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब हम लिख रहे हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए 1 1 1 2 2 1 2 2, फिर इसके बाद आएगा 3 1 एंड लास्ट पेयर है 3 2। आप देख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट, बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 इंटू 3 6, या फिर बी क्रॉस ए के अंदर भी कितने एलिमेंट आएंगे? 6। अब देखो, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, बी क्रॉस ए भी एक सेट है। दो सेट जब इक्वल होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट सेम हो एंड उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। इन दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है 6 6, लेकिन सारे एलिमेंट सेम नहीं है। ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। 1 3 जो है 3 1 के इक्वल नहीं होता, 2 3 जो है 3 2 के इक्वल नहीं होता। ये वाली चीज आपको पता है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहली प्रॉपर्टी थी 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1। इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये वाली थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अभी। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 0, या फिर और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, या तो ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी एक 5 नल सेट है, नल सेट है। इसका क्या मतलब होगा? देन दिस इंप्लाइज इधर सेट ए इज 5 और सेट बी इज 5। अगर ए क्रॉस बी 5 है तो ये जरूरी है, ये चीज हमेशा होगी ही होगी, या तो आपका सेट ए 5 है या सेट बी 5 है। देखो ये वाली चीज हम समझ लेते हैं जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट में डिस्कस करी थी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 है। तो देखो, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कब 0 आता है? या तो ये वाली चीज 0 हो, ये वाली चीज 0 हो। अगर ये वाली चीज 0 हुई तो ए 5 आ गया, एंड अगर ये वाली चीज हुई तो बी 5 आ गया। हो सकता है कि दोनों 0 हो, 0 इंटू 0 भी 0 आएगा, लेकिन कम से कम एक का 0 होना तो जरूरी है, नहीं तो ए क्रॉस बी कभी भी 5 नहीं आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कभी 0 नहीं होंगे अगर ए या बी में से दोनों ही नॉन 0 है तो। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, एकदम इजी है समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी क्या बोलती है? ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। आप यूनियन को अगर प्लस की तरह सोचेंगे तो ये सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा है। देखो x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ऐसा होता है ना, y इंटू जेड, सॉरी x इंटू जेड, ये वही वाली चीज है। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, x क्रॉस y प्लस में x क्रॉस जेड। सिंपल लीनियर अलजेब्रा है। यूनियन को आपको मैथ की तरह सोचना पड़ेगा ना, एकदम इजी प्रॉपर्टी। आई डोंट थिंक इसको प्रूफ करने की जरूरत है। आप एबीसी कोई भी 3 सेट लो, अगर आप एलएचएस निकालोगे, आप आरएचएस निकालोगे, वो वाली वैल्यू आपकी सेम आएगी ही आएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, तब भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए क्रॉस बी यूनियन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू ए क्रॉस पी इंटरसेक्शन बी क्रॉस क्यू। ये आपकी 6 प्रॉपर्टी एंड मे बी लास्ट प्रॉपर्टी। अगर 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका इंटरसेक्शन ले रहे हो आप किसी 2 अलग सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेट का पहला एलिमेंट एंड इस सेट के पहले एलिमेंट, इनका क्रॉस ले लीजिए, फिर इंटरसेक्शन साइन सेम एंड आप बी क्रॉस क्यू कर लीजिए। तो ये है आपकी कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। एक और लास्ट चीज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड बता देता हूं। अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टी की है वो 2 सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर करी है, जैसे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी, इस तरीके से। लेकिन 3 सेट का भी क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी या फिर सी क्रॉस डी क्रॉस ई, इस तरीके से 3 या उससे ज्यादा सेट का भी आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। वो लेंगे कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। ऑल्दो ये वाली चीज आपने 11th क्लास में कर रखी है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने 11th क्लास के लेक्चर्स रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमने ले लिया ए सेट सपोज 0,1, बी सेट हमने ले लिया 2, सी सेट हमने ले लिया 1,3, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपके पास मर्जी है, आप या तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लो या फिर बी क्रॉस सी पहले निकाल लो एंड बाद में ए से क्रॉस कर दो उसका। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को छोड़ देते हैं, बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस सी किस टाइप का सेट आएगा, बी क्रॉस सी आएगा आपका 2, 1 एंड 2, 3। अब इसका ए के साथ आपको क्रॉस लेना है, ए सेट को यहाँ पे लिख देते हैं हम 0,1, तो ये आएगा 0, 2, 1 पहला पेयर, अगला पेयर 0, 2, 3 है ना, नेक्स्ट पेयर आएगा 1, 2, 1 और अगला पेयर आएगा 1, 2, 3। तो इस तरीके से भी आप 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये वाली चीज कम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यूजुअली सीबीएसई ने या किसी कंपटीशन में कोई आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, जस्ट बुक के अंदर मेंशन है, तो मैंने भी आपको बता दिया। 3 सेट का भी क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर अगर आपको निकालने हैं तो सेम प्रोसीजर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। सो 2 इंटू 1 इंटू 2, 4 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर भी एंड 4 पेयर आप देख सकते हो। ये क्या है, बेसिकली एक पेयर की जगह ट्रिपलेट बन जाता है, इस बार ट्रिपलेट बन जाता है। इसके अंदर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे 2 की जगह बस आपको 3 एलिमेंट का पेयर दिखेगा, इसीलिए हम इसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं। इससे ज्यादा 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है आपके लिए, आप उसको स्किप कर सकते हैं। किसी भी बुक में भी है तो आप उसको अवॉइड करें, ज्यादा डिटेल में ना पढ़ें। इसको नोट कर ले एक बार। देखिए मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का या ऑर्डर्ड पेयर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम रिलेशंस समझने के लिए पूरी तरह एबल हैं। मैं आपको बता देता हूँ रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने डेली लाइफ में भी डेफिनेटली सुना होगा। रिलेशंस का मतलब होता है देसी लैंग्वेज में एकदम रिश्ता। आपका किसी दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिश्ता, हम उसको रिलेशन बोल देते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, वैसे ही नंबर्स के बीच में भी रिलेशन होते हैं। नंबर्स भी आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो नंबर्स के बीच में अगर हमको रिलेशन पढ़ रही है, वो वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशंस। रिलेशंस बेसिकली किसी टाइप की भी हो सकती है। नंबर्स के बीच में भी एक्स वाई का स्क्वायर है, एक्स वाई का डबल है, एक्स वाई एक पेयर बन रहा है, एक्स और वाई 2 एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो उसका स्क्वायर है।
एक्स वाई का डबल है, एक्स वाई का ट्रिपल है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इस टाइप की बहुत सारी रिलेशंस दो नंबर के बीच में बन सकती हैं। जैसे आपकी भी फैमिली होगी डेफिनेटली, आपके भी फैमिली में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके अंकल आंटी, बहुत सारे रिलेशन आपके भी होते हैं। ऐसे ही दो नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। उन रिलेशंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको रिलेशंस की ऑफिशियल डेफिनेशन बताता हूं, रिलेशंस का मैथ में मतलब क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज और को डोमेन की, जो रिलेशन से लेके थोड़ा स्पेसिफिक है। एंड ये वाली चीज आपको इसके अगले टॉपिक फंक्शंस में भी काम आएगी। तो रिलेशंस की मैं ऑफिशियल डेफिनेशन लिख देता हूं। रिलेशंस का मतलब क्या होता है? A relation from A to B is defined as any subset of A cross B is a relation from A to B such that जो आपका A एलिमेंट है वो A सेट से आएगा, B एलिमेंट B सेट से आएगा। देखो मैं आपको इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। अगर कोई दो एलिमेंट है A और B, उनके बीच में आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसका क्या मतलब होगा? जो पहला एलिमेंट है वो सपोज ए सेट से आ रहा है, कोई भी एलिमेंट है किसी सेट से तो जरूर एसोसिएटेड होगा, किसी सेट के तो अंदर आ ही रहा होगा। ए एलिमेंट कैपिटल ए सेट से आ रहा है, बी एलिमेंट कैपिटल बी सेट से आ रहा है। तो ए और बी के बीच में रिलेशन को भी हम डिनोट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से ही। ए और बी के बीच में भी जो रिलेशन आएगी वो क्या होगा? बेसिकली ये होगा ए क्रॉस बी जो सेट है उसका सबसेट। इसका मतलब सिंपल है, कोई भी रिलेशन अगर दो नंबर्स के बीच में, दो सेट के बीच में बनेगी, वो तभी पॉसिबल है जब वो रिलेशन उन दोनों सेट के क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सब कुछ आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो दो सेट है, एक सेट है 1 2, दूसरा सेट है 3 4, तो 1 2 और 3 4 के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे हम लिख देते हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4। उस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन क्या पता रिलेशन के अंदर सारी चीजें हो या ना हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रिलेशन बनेगी वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब अगर मान लो ए एलिमेंट बी एलिमेंट से रिलेटेड है तो हम उसको लिखते हैं इस तरीके से। इसको हम रीड कैसे करेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है, ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं है, तो उसको हम लिखते हैं इस तरीके से। आर को आप क्रॉस कर दीजिए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका रिलेशन का, ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी। कई बार आप रिलेशन को प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हो, ए कोमा बी सच दैट ए जो है कैपिटल ए सेट से आएगा, बी जो है कैपिटल बी सेट से आएगा, एंड ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। ये भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर आपके रिलेशन में बहुत सारे पेयर है तो यूजुअली ये वाला तरीका लिखने में बेटर रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे करके आप न्यूमेरिकल फॉर्म में, रोस्टर मेथड में कितने सेट लिखोगे। तो ये होता है आपका रिलेशंस। आई होप आपको अपने 11th वाला कंसेप्ट याद आ गया होगा कि हाँ, रिलेशन हमने वहां भी इसी तरीके से डिफाइन किया था। सेम चीज है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलेशंस के टाइप के बारे में थोड़ा सा डीप में और डिटेल में बात करेंगे। एंड यहाँ से आपका सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आपको दिखेगा। सीबीएसई बोर्ड में या दिल्ली बोर्ड में या ऑल इंडिया में जो भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हम आपको 2019 एंड 20 उससे पहले सारे क्वेश्चन डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम आपको डेफिनेटली असाइनमेंट की फॉर्म में देंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो पिछले साल आया है या किसी भी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्किप नहीं होगा। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का एंड डोमेन और रेंज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट है बी 5 6 7 8। हमने एक रिलेशन डिफाइन करी, एक पेयर है ए बी, रिलेशन भी एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। सच दैट, ये कॉलम का मतलब है सच दैट ए बिलोंग टू ए। इसका मतलब जो रिलेशन के पेयर का पहला एलिमेंट है वो आएगा ए सेट से,
बी बिलोंग टू बी, दूसरा एलिमेंट आएगा बी सेट से। ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए प्लस बी इज एन इवन नंबर। जब आप इस सेट के एलिमेंट को इससे जोड़ेंगे तो इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर आ रहा है तो हमारे रिलेशन में पेयर बन जाएगा, अगर इवन नहीं आ रहा तो पेयर नहीं बनेगा। आइए, जो ये वाला तरीका है रिलेशन को लिखने का, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसके अंदर हम बेसिकली क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं या कोई इस तरीके से थ्योरी में हम रिलेशन लिखते हैं जहां से आपको पता चल जाए कि रिलेशन के अंदर क्या क्या पेयर आने वाले हैं। जो जो रिलेशन के अंदर पेयर आते हैं, जो भी हम पेयर लिखेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल, उस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये वाली चीज आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म। देखो, सबसे पहले हमने लिया 1। 1 के अंदर आप क्या एलिमेंट ऐड करोगे इस सेट का जिससे वो इवन नंबर आ जाए। 1 + 5 इवन नंबर आएगा, एक पेयर बन गया। 1 के साथ 6 ऐड करोगे, इवन नंबर नहीं बन रहा, 1 + 6 ओड होता है तो वो हमारे रिलेशन का पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे आ गया 1 7, 1 8, 1 के साथ ओड नहीं आएगा, 2 के साथ 2,5, सॉरी इवन बताना है ना आपको, 2,6, यहाँ पे आएगा 2,8, 3,5, 3,7 एंड सिमिलरली 4,6, 4,8। ये सारे पेयर हैं जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनको हमने एक एक अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का होता है वो होता है आपका इस टाइप से, आप ग्राफिकल मेथड से उसको रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे आप ए सेट लिखोगे, यहाँ पे आप बी सेट लिखोगे। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट है 5 6 7 एंड 8। क्या क्या पेयर बन रहे हैं, 1,5, एक पेयर यहाँ पे आ गया। आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, एक पेयर का मतलब 1,7, यहाँ पे आ गया एक पेयर। 2,6, 2,6 एंड 2,8। सिमिलरली 3,5, 3,7, 4,6 एंड 4,8। तो ये हो गई आपकी रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड। इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी फंक्शंस में जहां पे आपको कर्व टाइप से बनेगी। यहाँ पे तो क्या एक एक पेयर है तो आप इन पेयर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, खाली एक डॉट लगा के आप छोड़ दो, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये था आपका थर्ड मेथड किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। ये था आपका फर्स्ट मेथड सेट बिल्डर, ये आपका रोस्टर फॉर्म सेकंड मेथड। ये था आपका थर्ड मेथड किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। फोर्थ मेथड हम समझ लेते हैं, वो क्या है, एरो डायग्राम। फोर्थ मेथड आपका एरो डायग्राम है ना। आपने क्या है बेसिकली एक रिलेशन डिफाइन करी ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक का क्या मतलब है, आप ए क्रॉस बी सेट ले रहे हो। अगर आप बी क्रॉस ए लेते तो बी से लेके ए तक, जहां से आपकी रिलेशन स्टार्ट हो रही है, जहां से आप सेट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का पेयर आएगा ना बेसिकली, ए क्रॉस बी। तो ए यहाँ पे लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, बी लिखा जाएगा राइट साइड में। आपने ए के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4, आपने बी के एलिमेंट लिख दिए सेट के अंदर 5 6 7 8। 1 किससे कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड। आप इस तरीके से इनको ज्वाइन कर देंगे। 1 7 से भी कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है। उसके बाद 3 किससे कनेक्टेड है, 3 आपका 5 से कनेक्टेड है एंड 7 से कनेक्टेड है। 4 किससे कनेक्टेड है, आपका 6 से कनेक्टेड है एंड 8 से कनेक्टेड है। तो ये है आपका रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का फोर्थ मेथड, एरो डायग्राम। एक बार आप चारों मेथड्स के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। पहला मेथड जो है सेट बिल्डर मेथड, यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं जिससे कोई रिलेशन बनती है दो सेट के बीच में। दूसरे मेथड के अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर आप क्या लिखते हैं, वो पेयर लिख देते हैं, इंडिविजुअल पेयर लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं रहता, आप बता नहीं सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कौन से सेट से आएगा, वो चीज आप खाली सेट बिल्डर फॉर्म से ही बता सकते हो। तीसरा है आपका ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे आप एक एक्सिस पे एक सेट लेते हो, दूसरे एक्सिस पे दूसरा सेट लेते हो। खास बात क्या है, अगर ए क्रॉस बी लेना है तो ए एक्स एक्सिस पे आएगा, बी वाई एक्सिस पे आएगा। एंड यहाँ पे आप जो भी पेयर्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में, जो भी आपको पेयर दिखे वो आप डॉट डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। एरो डायग्राम के अंदर क्या होगा, आप दो ओवल्स बनाएंगे, ए और बी दो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों ओवल्स। ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, आपने यहाँ पे लिख दिए। बी सेट के एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए। एंड रोस्टर फॉर्म में जो भी आपके पेयर बन रहे हैं उनको आप एरो से कनेक्ट कर दो। तो ये है आपका एरो डायग्राम। ये थे हमारे किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होता है। ये वाली चीज आप नोट कर लो, डोमेन, रेंज एंड आपका
कोडोमेन। देखो, अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हो ए सेट से लेके बी सेट तक, तो डोमेन का मतलब है कि आपके ए सेट के जहां से आपकी रिलेशन स्टार्ट हो रही है, जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट है, उसके कौन कौन से एलिमेंट के बीच में रिलेशन बन रही है। तो एक की भी कोई ना कोई रिलेशन है, दो की भी, तीन की भी, चार की भी। तो आपके डोमेन में क्या आ गया, एक दो तीन चार, सारे एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि चारों एलिमेंट्स की कोई ना कोई रिलेशन है यहाँ पे। जिस भी एलिमेंट की रिलेशन हो, खास बात, अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो यहां से आप पहले पहले एलिमेंट्स उठा लीजिए, यहां से आप पेयर के पहले एलिमेंट्स उठा लीजिए, वो वाले आ जाएंगे आपके डोमेन सेट में। रेंज सेट में क्या आएंगे, यहाँ पे आपने पहले एलिमेंट उठाए थे, अब आप आखिरी वाले एलिमेंट उठा लीजिए, 5 6 7 8, ये आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर आप इनको रिपीट फॉर्म में लिखोगे 5 7 6 8 5 7 6 8, उससे सेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक सेट है, सेट के अंदर रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेंज के अंदर भी आपके चार एलिमेंट आएंगे, 5 6 7 8। देखो, डोमेन के अंदर मैंने बताया था यहां से जो एलिमेंट रिलेटेड है वो एलिमेंट आएंगे, रेंज के अंदर यहां पे जो एलिमेंट आपके बन रहे हैं वो एलिमेंट आएंगे। कोडोमेन के अंदर आपको सोचना ही नहीं है। अगर मान लो कोई रिलेशन ए सेट से लेके बी सेट तक बनी हुई है, तो कोडोमेन आपका पूरा बी सेट आएगा, कोडोमेन आएगा आपका पूरा बी सेट। तो रेंज में हो सकता है 5 6 7 8 में से कोई एलिमेंट ना हो, लेकिन कोडोमेन में तो आपका सारा बी सेट आएगा ही आएगा। रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है वो समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप तब तक ये वाली चीज नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इज ए रिलेशन ऑन n क्रॉस n। n क्रॉस n का क्या मतलब है कि जो x है, जो इस रिलेशन का पहला एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर सेट से आएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर सेट से आएगा। कैपिटल N का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फाइंड द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। आपको इस रिलेशन की डोमेन रेंज एंड कोडोमेन निकालना है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होता है, ये वाली चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। एक बार वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने का ट्राई करें। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में 3 4 साल पहले एक नंबर में पूछा जा चुका है। हम रिसेंट के क्वेश्चन भी करते जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक के आते जाएंगे। तो आइए कर लेते हैं एक बार इसको। सबसे पहले क्या करें, हम रिलेशन को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, वहां से हमको पेयर इजीली दिख जाते हैं, वहां से हमको डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान होता है। देखो, सबसे पहली बात, जो रिलेशन है ये वाली, वो किसका सबसेट है, एन क्रॉस एन का सबसेट है, एन क्रॉस एन का सबसेट है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, रिलेशन जो है एन से लेके एन तक डिफाइंड है। मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला सेट होता है, जहां तक चीजें डिफाइंड होती है, ये वाला सेट होता है आपका कोडोमेन, ये वाला सेट होता है आपका कोडोमेन। तो आपका कोडोमेन क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन इज इक्वल टू एन। कोडोमेन का तो पता चल गया, डोमेन रेंज और निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। सपोज आपने x की वैल्यू 1 ली, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7, 2y इज इक्वल टू 7 है ना। तो y की वैल्यू आएगी 3.5। अब क्या y भी नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए, 3.5 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, इसका मतलब 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगी। फिर हम लेते हैं x की वैल्यू 2, x की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। आपने x की वैल्यू 2 ली थी, उसके हिसाब से y की वैल्यू आ गई 3। हाँ, दोनों नेचुरल नंबर है, तो आपका ये पेयर एक बन गया। आगे x की वैल्यू आप 3 लीजिए, x की वैल्यू सपोज आपने 3 ली, तो पेयर नहीं बनेगा। सिमिलरली जो जो पेयर बनेंगे मैं एक बार लिख देता हूँ। 4 अगर आप x की वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू आएगी 2। अगर आप x की वैल्यू 6 लोगे तो y की वैल्यू आएगी 1। अगर आपने x की वैल्यू 6 से ज्यादा ली, 7 ली, तो y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही। अगर आपने 8 ली तो 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब 0 भी क्या है, नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर आप x की वैल्यू 8 से बड़ी नंबर लेंगे तो y की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आने वाली है, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हमारे रिलेशन में बस इतने ही पेयर बनेंगे, इतने ही पेयर बनेंगे। अब देखो, इन पेयर्स के हिसाब से एक बार इसका एरो डायग्राम देख लेते हैं। वैसे तो आप यहां से भी बता सकते हो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। डोमेन में एलिमेंट्स आते हैं ये वाले, जो रिलेशंस के पहले पे लिखे होते हैं, पहले जगह पे लिखे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो हमारा डोमेन सेट आ गया, डोमेन आएगा आपका 2 4 एंड 6। आपका डोमेन आएगा 2 4 6। आपकी रेंज कितनी आएगी,
रेंज में ये वाले एलिमेंट होते हैं जो दूसरे नंबर पे लिखे होते हैं 3 2 1। सेट्स के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया आपका डोमेन रेंज। को डोमेन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिलेशन अगर एन से लेके एन तक है तो इसका को डोमेन आएगा ऑल नेचुरल नंबर्स। एक बार इसका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, वहां से भी डोमेन रेंज इजिली क्लियर हो जाता है। ये है आपका एन सेट, एन से लेके एन तक चीजें डिफाइंड है। यहां से एक्स आएगा, मतलब यहां से एक्स आएगा, और यहां से आपका वाई आएगा, यहां से आपका वाई आएगा। एन आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपने वाई लिख दिया, एन सेट पूरा लिख दिया। अब देखो पेयर आपके किस हिसाब से बन रहे हैं, थोड़े से एलिमेंट और लिख देते हैं। पेयर आपका बन रहा है 2 का 3 के साथ, 2 का बन रहा है पेयर 3 के साथ, 4 का बन रहा है 2 के साथ, एंड 6 का बन रहा है 1 के साथ। तो ये 3 ही आपके पेयर बन रहे हैं। आप यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट का रिलेशन बन रहा है, 2 का, 4 का, 6 का। तो ये सेट हो गया हमारा डोमेन 2 4 एंड 6। सिमिलरली इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट का रिलेशन बन रहा है 1 2 एंड 3। ये आ गया हमारे रेंज 3 2 एंड 1। और को डोमेन आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की हेल्प से आई होप आपको रेंज और को डोमेन में डिफरेंस क्या है क्लियर हो गया होगा। डोमेन आपको पता ही है, जो आप इनपुट देते हैं, जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट का या जो आपके ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है। पहला एलिमेंट मतलब यहाँ एक्स, वो आपका डोमेन से रिप्रेजेंट करता है। जो आपका वाई होता है, जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है, जहां से जहां तक रिलेशन होती है, वो आपका रेंज सेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड एन से एन है, तो ये वाला पूरा सेट हो गया आपका कोडोमेन। नोट कर लीजिए इसको। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी भी है, बट प्रॉपर्टी को मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी को समझने का सिंपल तरीका है, आप उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लो, आपको वो प्रॉपर्टी भी ज्यादा टाइम तक याद रहेगी एंड उससे बनने वाले आप क्वेश्चन भी डील कर पाएंगे। तो एक सेट है ए जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको एम। दूसरा सेट है बी जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं एन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर सेट ए के अंदर एम एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है, आप ए सेट से लेके बी सेट तक जितनी भी पॉसिबल रिलेशंस हैं उसका आपको नंबर बताना है कि कितनी रिलेशंस ऐसी हैं जो ए सेट से लेके बी सेट तक बन सकती है। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सोचने का ट्राई करें, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अभी अभी हमने डिस्कस करा था कि रिलेशन जो होती है बेसिकली ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होती है। रिलेशन जो होती है ए क्रॉस बी का सबसेट होती है अगर रिलेशन ए से लेके बी तक डिफाइंड हो। अब देखो, अगर सेट ए के अंदर एम एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एम एन, एम इंटू एन, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी एम इंटू एन। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो ये वाली चीज आपने सेट थ्योरी में डेफिनेटली करी थी, इसीलिए मैंने आपको सेट थ्योरी रिवाइज करने के लिए बोला था। अगर किसी सेट के अंदर सपोज 2 एलिमेंट है, अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 0 एक सेट आएगा, एक सेट आएगा 1, एक सेट होगा 0 1, और 5 तो बेसिकली सबका सबसेट होता ही है। तो अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट होंगे 4 का मतलब 2 रेज टू पावर 2। ये वाली चीज आपको याद आ जानी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी सेट के अंदर m है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये हो जाएंगे आपके 2 रेज टू पावर m। ये वाली चीज आपने 11th क्लास में करी थी, हमने इसको इंडक्शन से डिराइव किया था। अगर 2 एलिमेंट है तो 4 नंबर आ रहे हैं 2 रेज टू पावर 2। अगर एक ही एलिमेंट होगा सपोज 1, तो 5 और 1 दो ही सबसेट आएंगे तो 2 रेज टू पावर 1। अगर 3 एलिमेंट है तो 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट हो उसको अगर आप 2 की पावर कर देंगे तो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ सबसेट। अब देखो R बेसिकली क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी एक सेट है, R जो है उसका सबसेट है। R के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज टू पावर mn। ए क्रॉस बी के अंदर mn एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के अंदर mn एलिमेंट्स है। जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर आप उसको 2 की पावर ले लो तो उस सेट के सबसेट निकल जाते हैं। अब इस सेट के अंदर mn एलिमेंट्स है, अगर आप इसको 2 की पावर में ले जाओगे तो इसके सबसेट निकल जाएंगे। और इसके सबसेट को हमने क्या बोला था, रिलेशन ही बोला था। और हमको नंबर ऑफ रिलेशन तो चाहिए, हमको तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ही चाहिए। वो कितनी आएंगी, 2 रेज टू पावर mn। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, बेसिकली ए क्रॉस बी का सबसेट होता है।
और एक रोज बी के अंदर mn एलिमेंट है। हमको पता है अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट हो तो उसके सबसेट होंगे 2m। अगर किसी सेट के अंदर mn एलिमेंट हो गए तो उसके कितने सबसेट होंगे 2mn। 2mn, तो ये है आपका आंसर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2mn। आप इसको क्वेश्चन की तरह नोट कर लो या फिर आप इसको एज ए प्रॉपर्टी भी नोट कर सकते हो, वो भी आपका सही है, 2mn। अगर अगर मान लो इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक वेरिएशन है, अगर मान लो यहाँ पे m और n की जगह दोनों के अंदर आपको सेम एलिमेंट दे दिए, एक सेट के अंदर p एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर भी p एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन पॉसिबल है, हो जाएगा 2p इंटू पी, इसको आप लिख सकते हैं 2p²। तो ये आपका आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एक आध बार एक नंबर में सीबीएसई ने पूछ लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के क्या क्या टाइप होते हैं, कितनी टाइप में आप रिलेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशन के क्या क्या टाइप होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी रिलेशंस। फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशंस आर आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशन में आपको बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन को मैं एक बार समझा देता हूं, उसके बाद इसको कैसे लिखते हैं वो चीज बता दूंगा आपको। अगर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, इसका मतलब ए एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, इस तरीके से ए इज रिलेटेड टू ए। अगर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट है, सपोज आपने यहाँ पे सेट बना दिया 1 2 3, एक रिलेशन आपने इस तरीके से डिफाइन करी ए बिलोंग टू सेट ए। बेसिकली जो पेयर है वो ए है और ए जो एलिमेंट है वो आपका ए सेट से उठ के आ रहा है। तो इस रिलेशन को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है एंड 3 3 से रिलेटेड है। तो ये होती है आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। जो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होता है वो आ जाती है आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। खास बात क्या है, खास बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 से ज्यादा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे एक और पेयर आ गया 1,2, तो ये वाली रिलेशन क्या है, ये वाली रिलेशन फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगी। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर खास बात क्या है, अगर कोई सेट है 1 2 3 तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई और पेयर अगर आ जाता है, किसी वजह से कोई रिलेशन बन जाती है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होती। ये वाली चीज आप नोट कर लो। सेकंड है आपकी नल रिलेशंस, या फिर आप इसको वॉइड रिलेशंस भी बोल सकते हो या फिर आप इसको जीरो रिलेशंस भी बोल सकते हो। जैसे आपने सेट में किया था नल सेट, जिसका मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। नल रिलेशंस ऐसी रिलेशंस जिसके अंदर कोई भी पेयर बने ही ना, कोई भी पेयर बने ही ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज आपका सेट है ए 1 2 3, आपका सेट है बी, आपने ले लिया 2 3 4 5, इस तरीके से ले लिया। आपने एक रिलेशन डिफाइन करी ए कोमा बी सच दैट ए जो है इस सेट से आएगा, बी जो है इस सेट से आएगा, एंड इनके बीच में रिलेशन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1000। मान लो इस टाइप की रिलेशन आ गई। अब देखो ए और बी की आप ए सेट के अंदर वैल्यू यहां से लेंगे, बी सेट के अंदर आप वैल्यू यहां से लेंगे। इनके किसी भी एलिमेंट को आप जोड़ के देख लीजिए, इक्वल टू 1000 कभी नहीं आ सकता। तो इस रिलेशन को अगर आप लिखेंगे तो क्या रिलेशन आएगी, 5 रिलेशन आएगी। इसके अंदर एक भी पेयर बनेगा ही नहीं, एक भी ए और बी की वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम बोलते हैं नल रिलेशंस या फिर वॉइड रिलेशंस या फिर जीरो रिलेशन, जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 0। आई होप आपको अभी तक आइडेंटिटी रिलेशन और नल रिलेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए इनको। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशंस। नाम से ही पता चल रहा है ऐसी रिलेशंस जिसके अंदर यूनिवर्स के जितने भी एक रोज बी के अंदर आने वाले पेयर हैं सारे आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देता हूं। अगर आपने सपोज ए सेट ले लिया कोई 0 1 2, अगर आपने बी सेट ले लिया कोई सपोज 3 4 एंड 5, एंड आपने कोई रिलेशन इस तरीके से डिफाइन करी कि जिसके अंदर
ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट आएंगे 9 एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट उस रिलेशन में आ जाए। आपने रिलेशन डिफाइन करी ए बी सच दैट, ये कॉमन लिखने का प्रोटोकॉल है, बी जो है बी से आएगा एंड ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने इस तरीके से रिलेशन डिफाइन करी, ए जो है इस सेट से आएगा, बी जो है इस सेट से आएगा, ए डॉट बी इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 या उससे बड़ा आना चाहिए। एक बार इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लेते हैं। तो ये आएगा 0 3 0 के इक्वल है, 0 4 0 के इक्वल है, प्रोडक्ट 0 5 1 3 प्रोडक्ट 3 आएगा, 1 4 1 5 सारे प्रोडक्ट 0 या उससे बड़े हैं, 2 3 2 4 एंड 2 5। आप देख सकते हो कि इस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 3 6 और 3 9 एलिमेंट है। अगर आप ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उसके अंदर भी कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट ही आएंगे। एंड सारे के सारे 9 एलिमेंट अगर आपके इस रिलेशन में दिख गए, इसका मतलब बेसिकली क्या है, जो आपकी रिलेशन है वो इस बार ए क्रॉस बी के इक्वल आ गई, उसका सबसेट नहीं है, उसका सबसेट नहीं है, वो उसके इक्वल ही आ गई। ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। आप ये वाली चीज नोट कर लीजिए, जब कोई रिलेशन ए क्रॉस बी के ही इक्वल आ जाए, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के ही इक्वल आ जाए, वैसे रिलेशंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। अब इस चीज को नोट कर लीजिए। वैसे ये वाली चीज आपको नाम से भी ध्यान रहने वाली है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब दुनिया की, पूरी यूनिवर्स की हर जो रिलेशन पॉसिबल है वो इस रिलेशन के अंदर आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनवर्स रिलेशंस। अभी तक हमने 3 टाइप की रिलेशन डिस्कस करी है। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद आपकी वॉइड रिलेशन, या फिर आप जिसको जीरो या एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड हमने डिस्कस करी है यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपकी 4th टाइप इनवर्स रिलेशंस। इनवर्स रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब आप आगे जाके फंक्शंस का भी इनवर्स निकालना सीखेंगे, जब मैं आपको इस चीज से रिलेट करना बताऊंगा। आपने 11th क्लास में भी इनवर्स ऑफ फंक्शन का थोड़ा बहुत हिंट देखा होगा जब हमने डोमेन रेंज के क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ कि इनवर्स रिलेशंस का क्या मतलब है। अगर मान लो ए सेट है आपका 1 2 3, बी सेट आपका 3 4। आपने एक रिलेशन डिफाइन करी ए कोमा बी, इस तरीके से आपने रिलेशन डिफाइन करी कि ए जो है ए सेट से आएगा, बी जो है बी सेट से आएगा, एंड ए इंटू बी इज एन इवन नंबर। जो ए डॉट बी है, अगर आप इस सेट के और इस सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। आइए एक बार इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, वहां से हम समझेंगे कि किसी रिलेशन का इनवर्स का क्या मतलब होता है। पहले आर लिख लेते हैं। आर हमने लिखा, ए डॉट बी 1 डॉट 3 3 इवन नंबर नहीं है, ये आएगा 1 4, 1 इंटू 4 4 इवन नंबर है, 2 3 2 4, 2 का तो सबके साथ पेयर बन जाएगा। सिमिलरली 3 3 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 3 4। ये होगी आपकी रिलेशन। अब रिलेशन के इनवर्स का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये चीज बता देता हूँ। रिलेशन का इनवर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं आर इनवर्स, आर के ऊपर पावर -1, आर रेज टू पावर -1। इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। जैसे मैट्रिक्स में होता है ना, ए इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स लिखिए उसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है आर इनवर्स का मतलब इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। इसको हम लिखेंगे कैसे, ये आएगा कैसे, ये वाली चीज बता देता हूँ। अगर जो रिलेशन आर है वो ए से लेके बी तक है, तो आर इनवर्स वाली रिलेशन कहां से कहां तक होगी, वो होगी आपकी बी से लेके ए तक, वो होगी आपकी बी से लेके ए तक। ये वाली चीज मैं आपको एक बार एरो डायग्राम से भी बता देता हूँ, एरो डायग्राम से भी बता देता हूँ। अगर मान लो सपोज आपके ये 2 सेट है ए और बी, कोई रिलेशन आपकी ए से लेके बी तक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, वो इस तरीके से उनकी पेयरिंग है, तो ये है आपकी रिलेशन आर। अगर आप आर इनवर्स करेंगे तो आपकी रिलेशन किस तरीके से हो जाएगी, बी यहाँ पे बी से लेके ए तक, आपकी रिलेशन के सारे एरोज चेंज हो जाएंगे, आपकी रिलेशन के सारे एरोज रिवर्स हो जाएंगे। सिमिलरली आपने यहाँ पे आर लिखा हुआ है, अगर आप आर इनवर्स निकलना चाहेंगे तो क्या आएगा, आर इनवर्स के अंदर जैसे यहाँ पे पेयर बन रहा था ए बी, क्योंकि पहला सेट आपका ये था, दूसरा सेट आपका ये था, इस बार आप आर इनवर्स निकाल रहे हैं, आपका बी से लेके ए तक हो गया, आपका पहला सेट हो गया बी, दूसरा सेट हो गया आपका ए। पहला सेट अगर बी हो गया तो आपका पेयर किस तरीके से बनेगा, आपका पेयर बनेगा बी ए, आपका पेयर बनेगा इस तरीके से।
जो बी है वो बी सेट से आएगा, ए जो है आपका ए सेट से आएगा, एंड बाकी कंडीशन सेम रहेगी, ए इंटू बी इज एन इवन नंबर। वो बी इंटू ए करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर इनवर्स लिख लेते हैं हम यहाँ से। आर इनवर्स के अंदर आपके पास सिंपल तरीका है, अगर आपने आर लिखी हुई है तो उनके आप सारे ऑर्डर चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आपका ए बी पेयर बन रहा था, अब आपका बी ए पेयर बन रहा है, तो आपको क्या करना है, खाली ऑर्डर चेंज करना है बस इनका। 1 4 की जगह हो गया 4 1, ये वाली चीज देख लो आप। 2 3 की जगह हो जाएगा 3 2, सिमिलरली 2 4 की जगह 4 2, एंड सिमिलरली 3 4 की जगह 4 3। तो ये बन गए आपके सारे पेयर आर इनवर्स के। आपको कुछ नहीं करना, जो भी रिलेशंस के आपके आर के पेयर बने हुए हैं आर इनवर्स के अंदर आप उनको स्विच कर दीजिए, आप उनको बस इंटरचेंज कर दीजिए। जो आगे था वो पीछे चला जाएगा, पीछे वाला एलिमेंट आगे आ जाएगा। 1 4 की जगह हो गया 4 1। इसका फंडा आप समझ सकते हैं। इनवर्स का मतलब है कि अगर आप पहले ए से लेके बी तक कर रहे थे तो अब आप बी से लेके ए तक करेंगे। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड डेफिनेटली जो इसका एडवांस वर्जन है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन के ऊपर, तो ऑलमोस्ट श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब हम इनवर्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे तब मैं इस चीज को फिर से रिकॉल करूंगा, वहां पे आपको बताऊंगा कि रिलेशंस में आपने ये वाली चीज पढ़ी है, तब आपको वाली चीज याद आनी चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, इसके पहले कि हम रिलेशंस के और टाइप डिस्कस करें, उसके पहले एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करके इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। हम रिलेशंस के और टाइप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव टाइप ऑफ रिलेशन, और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेशंस पार्ट 2 में। आइए सबसे पहले एक वाले क्वेश्चन देख लीजिए। प्रूव दैट आर इज इक्वल टू, एक पेयर है एक्स वाई, एक्स जो है ए सेट से आएगा, वाई जो है ए सेट से आएगा। ए सेट क्या है गिवन नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो चीज। एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आपको कोई रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसके अंदर ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट पेयर बना रहा होता है। तो यहाँ पे 2 सेट आपके, जो रिलेशन आपकी ए से लेके ए तक ही डिफाइंड है, ए से लेके ए तक ही डिफाइंड है, तो इसका मतलब आपके रिलेशन जो है किसके बराबर होनी चाहिए, आपके रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, ए क्रॉस ए के बराबर होनी चाहिए। अब आप एक चीज नोटिस करो कि x माइनस वाई का मोड, आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन का बेसिक फंडामेंटल पता होगा। मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर आप उसके अंदर कुछ भी इनपुट डालो, ये जो 2 बार लगे हुए ना ये रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस। जैसे मान लो यहाँ पे आपने कुछ भी इनपुट डाला, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये वाले मॉडुलस, ये जो ऑपरेटर है, ये क्या काम करेंगे, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर या फिर 0 ही आएगा। कोई भी नेगेटिव चीज को ये वाले मॉडुलस, ये वाले जो 2 बार हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, -2 का मॉडुलस भी 2 आएगा, 2 का मॉडुलस भी 2 आएगा, -3 का मॉडुलस आएगा 3, सिमिलरली -4 का मॉडुलस आएगा 4। अगर आप इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज डालते हैं तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा ही आएगा। कोई भी अगर आप इसके नेगेटिव चीज डालते हैं इसके अंदर तो भी आउटपुट आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जब आप इसके अंदर 0 इनपुट डालें तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब देखो यहां से सारी चीज क्लियर है कि x माइनस वाई, जो 2 एलिमेंट हैं जो ए सेट से आ रहे हैं, वो कुछ भी हो, x माइनस वाई, देखो अगर x वाई से बड़ा हुआ, देखो 3 पॉसिबिलिटी है, मैं आपको सिंपल फंडे से बता देता हूं। अगर x वाई से बड़ा हुआ, या फिर x वाई के इक्वल हुआ, या फिर x वाई से छोटा हुआ, 3 ही पॉसिबिलिटीज है x और y के बीच में। अगर x वाई से बड़ा हुआ, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे x माइनस वाई, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई 0 से बड़ा आएगा, x माइनस वाई 0 से बड़ा आएगा। एंड अगर x माइनस वाई ही 0 से बड़ा है तो उसका मोड तो डेफिनेटली 0 से बड़ा आएगा ही आएगा, है ना। x माइनस वाई 0 से बड़ा आ गया। अब देखो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो x माइनस वाई कितना आएगा, 0 के बराबर। एंड सिमिलरली 0 को अगर आप मोड लोगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ पे देखो अगर x वाई से छोटा है तो x माइनस वाई क्या है, लेस देन 0 आएगा। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर का भी अगर आप मोड लेते हो, अब अभी आपको x माइनस वाई का मोड लेना है, तो ये चीज नेगेटिव है, मोड क्या करेगा, उसको भी पॉजिटिव बना देगा, ये भी 0 से बड़ा आ जाएगा। अब आप खुद देख लो, x और y कोई भी नंबर हो, ये या तो ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, वो जो रिलेशन का पेयर आएगा वो ए क्रॉस बी से ही आएगा, ए क्रॉस बी के इक्वल ही आएगा। एक्स वाई की जो भी वैल्यू ले लोगे पेयर बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ये रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए के हर पेयर आने वाले हैं।
आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं ले सकते जहां पे एक्स माइनस वाई का मोड जो है 0 से छोटा आ जाए, जो हमारे रिलेशन में ना आए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपको पता है क्या करता है, सारी चीजों को 0 या उससे बड़ा बना देता है। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, एक और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे इसके अंदर बेसिकली कवर हो जाने वाले हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज इक्वल टू 1 2 3। एक सेट दे रखा है ए 1 2 3। डिफाइंड ऑन ए का मतलब है कि ए क्रॉस ए रिलेशन बनने वाली है। अगर खाली ऐसे लिखा है डिफाइंड ऑन ए तो उसका ऑब्वियस मतलब है रिलेशन है ए क्रॉस ए पे। अगर ऐसे लिखा है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी तो उसका मतलब होता है रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहाँ पे जो रिलेशन आने वाली वो क्या है, ए क्रॉस ए का ही सबसेट है भाई। ए आर बी, ए जो है एलिमेंट बी से रिलेटेड है, ये वाली टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 5। ये है आपकी मेन रिलेशन जो आपके पेयर बनवाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, इज या आर ट्रू। इसके अंदर एक से ज्यादा ठीक हो सकते हैं। आपको बताना है कि आर ये आने वाली है कि नहीं, आर इनवर्स आर के बराबर आएगा या नहीं। आपको बताना है इस रिलेशन का डोमेन क्या है। ये डी आर का मतलब है डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और ये क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन आर। आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर ठीक है। यहाँ पे आप इसके ब्रैकेट में आर भी लगा लीजिए, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे ठीक आने वाले हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने का ट्राई करें। आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मोड अगर लेस देन 5 है तो उसके अंदर क्या क्या पेयर बन रहे हैं। अगर आपने सोल्व कर लिया तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, ए की वैल्यू हमने 1 ली, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 ली और बी की वैल्यू भी 1 ली, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0, एक पेयर बनने वाला है 1 1, तो मैं डायरेक्ट पेयर बना रहा हूं, 1 1 पेयर आएगा। ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 2, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना है, -3, -3 का मोड, -3 का मोड कितना हो जाएगा 3, 3 डेफिनेटली 5 से कम है, तो 1 का 2 के साथ भी रिलेशन आ गया। ए की वैल्यू हमने ली 1, बी की वैल्यू लेंगे 3, तो 1 माइनस 9 माइनस 8 का मॉडुलस कितना 8, 8 जो है 5 से कम नहीं होता, इसका मतलब 1 3 वाला पेयर नहीं बनेगा, 1 3 वाला पेयर नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर आप ए की वैल्यू 2 लेंगे, ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू 1, 4 माइनस 1 3 पेयर बनेगा। ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू 2, 4 माइनस 4 0, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, 4 माइनस 4 0। अब आपने ले ली वैल्यू, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू अगर आप 2 लेंगे और बी की वैल्यू आपने 3 ली, 4 माइनस 9 माइनस 5, माइनस 5 का मोड 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ 2 5 भी पेयर बनेगा। ए की वैल्यू अब आप ले लीजिए 3, ए की वैल्यू आपने ले ली 3, बी की वैल्यू 1, तो 9 माइनस 1 8, 8 का मोड 8, 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो 3 1 आपका पेयर नहीं बनेगा। आपने ए की वैल्यू ले ली 3, बी की वैल्यू 2, तो 9 माइनस 4 5, 5 का मोड 5, और 5 क्या है, 5 से कम या इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा 2, और यहाँ पे भी मैंने गलती से 5 लिख दिया, आएगा आपका 2,3। आपने ए की वैल्यू ले ली 3, बी की वैल्यू भी 3, 9 माइनस 9 0, 0 तो डेफिनेटली 5 से कम है ही है, तो ये वाली आपकी पूरी रिलेशन बन गई। अब आप देख लीजिए कि क्या आपका पहला ऑप्शन ठीक है, 1 1, हाँ यहाँ पे 1 1 है, 1 2, 1 1 है, 1 2 है, ये वाले दोनों पेयर हो गए, 2 1, 2 1 है, 2 2 है, 2 3, ये रहा 3 2 एंड 3 3, सारे पेयर हैं, इसका मतलब आर जो है इसके बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा पूरा ठीक हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम क्या निकालने वाले हैं, आर इनवर्स। ये हमारी आर है तो आर इनवर्स निकालने वाले हैं। आर इनवर्स निकालने का सिंपल फंडा आपको पता है, क्या करेंगे आप, ए को बी से रिप्लेस कर देंगे, आर इनवर्स हो जाएगा बी रिलेटेड टू ए। इसका मतलब हम क्या करते हैं, सिंपली इन पेयर्स को जस्ट रिवर्स कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। 1 1 पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 ही आएगा, 2 2 भी 2 2 ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेम गोज विथ 3 3, ये 2 1 क्या है, 1 2 हो जाएगा, ये 1 2 कितना 2 1 हो जाएगा। सिमिलरली 2 3 कितना है 3 2 हो जाएगा, एंड ये 3 2 कितना हो जाएगा 2 3। आप देख सकते हैं कि आर इनवर्स और आर एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि जैसे 2 3 है तो वो 3 2 हो गया, और 3 2 भी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये आर इनवर्स की वैल्यू आर के बराबर है। आप पेयर भी मैच कर लीजिए, 1 1 2 2 3 3, 2 1 ये रहा, 1 2 2 3 एंड 3 2, तो आर इनवर्स की वैल्यू भी आर के बराबर आ गई।
ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। अब क्या निकालना है हमको रिलेशन का डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले वाले एलिमेंट देखते हैं, डोमेन सेट बनाना चालू करता हूं। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 2 रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, 1 आ रखा है, 2 एंड 3, तो डोमेन सेट आपका आएगा 1 2 3। डोमेन सेट दे रखा है 1 2 3, ये ऑप्शन भी ठीक है। रेंज निकालते हैं, रेंज सेट निकला, स्टार्ट करता हूं। रेंज में हम क्या लिखते हैं, ये वाले एलिमेंट लिखते हैं, 1 2, यहाँ पे आ गया आपका 3, एंड उसके बाद 1 2 3 सारे रिपीट ही होने वाले हैं। तो देखो आप 1 2 3 रेंज सेट आना चाहिए था 1 2 3, यहाँ पे दे रखा है 5, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो ये था क्वेश्चन, इसके अंदर आपके ए बी सी 3 ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, खासकर से ये वाला क्वेश्चन पूरे लेक्चर का सबसे बढ़िया सबसे तगड़ा सवाल था ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो आपके लिए देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट 4 नंबर का सवाल आता है, और वो 4 नंबर आप एक लेक्चर अटेंड करके ले सकते हैं। वो रिलेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और उसके बाद आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जो उन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये टॉपिक समझ आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करके हमको सजेशंस में बताएं अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं हम। इसके बाद आप इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो अपने नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।